Hello and welcome to my YouTube channel. In this series, as we are discussing about the last 10 or 5 years questions of different subjects. So in continuity with that, आज हम लोग पॉलिटी के लास्ट 10 years का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। खास तौर पर 71st बीपीएससी मेंस के जो बच्चे हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और इसमें उस तरह के बच्चे भी जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं पॉलिटी से संबंधित जो बीपीएससी मेंस का सेक्शन 1 है GS2 का, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन का आज एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लेटेस्ट बीपीएससी था 70th बीपीएससी से शुरू करते हैं। तो 70th बीपीएससी में 3 बार से देखा जा रहा है कि इनफैक्ट 68 बीपीएससी से ही कि क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से रखा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 1 का GS2 में पहला क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें 2 ऑप्शन के साथ पूछा जाता है, दोनों में से एक करना होता है। तीसरे क्वेश्चन में भी A और B करके 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। इस तरह से पॉलिटी के टोटल 5 क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन 1 में, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है जो कि एक ही क्वेश्चन रहता है, और दूसरा और तीसरे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं। इन्हीं 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करना रहता है। तो चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से 70th बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स पूछा था। उसके बाद हम लोग 69, 68 से लेके 60, 62 तक एनालाइज करेंगे, और इस एनालिसिस के आधार पर यह भी हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि इस बार कौन से प्रश्न जो है पॉलिटी से रिलेटेड ज्यादा चांसेज है पूछे जाने का। तो इसमें आर्टिकल 32 से रिलेटेड पूछा गया था 70th में। जैसा कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में भी बोला था, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसे एक्सप्लेन करने का, तो जैसा कि पता है कि आर्टिकल 32 जो है जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि 5 तरह के रिट्स दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जो कि वो जिसको यूज कर सकता है, जैसे मैंडमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये सभी जो है इसमें हेबियस कॉर्पस का इसमें जिक्र है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। दूसरा शॉर्ट नोट्स में था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालिसिस इन बिहार कॉन्टेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन हमें लगता है हर साल पूछता है, जिसमें कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो कोalition गवर्नमेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। या तो शॉर्ट नोट्स में रहेंगे या फिर आपको डायरेक्ट 38 मार्क्स का रहेगा। अगला है कि कास्ट इज नो मोर ए सोशल फिनोमेना रेदर ए पॉलिटिकल फिनोमेना एनालाइज, कि कास्ट जो है अब सिर्फ एक सोशल फिनोमेना नहीं रहा, जैसे पहले कास्ट का हायरार्की होता था, अब ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल फिनोमेना हो गया है। मींस जो है कास्ट बेस्ड पे लोग जो है अब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन पे रूल करेंगे, कौन से पार्टी जो है किस कास्ट से ओरिएंट करके वोटिंग होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है कोलिजियम से रिलेटेड है। कोलिजियम क्या होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा। Why is it at the center of criticism? Express your views। जैसा कि पता है कि कोलिजियम सिस्टम में जज जो है जज को खुद नियुक्त करते हैं, जजेस अपॉइंट जजेस, ये वाला एक कंसेप्ट है। तो इसमें जैसा कि आपको पता भी होगा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस को वायलेट करता है ये कहते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इसी के बारे में क्रिटिसिज्म लिखना है। उसमें आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसमें किस तरह से सुधार लाने का एक प्रयास था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अगला शॉर्ट नोट्स था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि आपको पता है कि 73rd जो है ये आपको पंचायती राज से रिलेटेड है, और 74th जो है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इसका रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन एट ग्रास रूट लेवल। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे
अगर वुमेन को जो अगर एम्पावर करते हैं तो ये किस प्रकार से जो है वुमेन को एम्पावर करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उसके बारे में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 50% रिजर्वेशन भी दिया गया था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन सब चीज़ों का जिक्र करके आपको इसमें पूरा उसका लिखना था। अगला जो 2 क्वेश्चन था फुल 38 मार्क्स का, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि 2 ऑप्शन रहता है, एक आपको करना रहता है। तो पहला था इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटीज ऑफ पीएम इन इंडिया, जो कि अब इंडिया में चलता आ रहा है कि जब नेहरू के टाइम में खास करके जो कांग्रेस एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमेशा सिंगल पार्टी हमेशा से रूल करती आई, लेकिन अब जो है पिछले 20-30 सालों से जो है कोलिशन पॉलिटिक्स आ गया है, जिसमें कि अब ये कह रहा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स में चूंकि कई सारी पार्टीज होती है उस गवर्नमेंट में, तो क्या कहीं ना कहीं जो पीएम का जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट में, वो कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण, कोलिशन गवर्नमेंट के कारण जो है कहीं ना कहीं उनके इन डिसीजन मेकिंग या कई चीज़ों में जो लीडरशिप रोल जहां जरूरत होता है पीएम का, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। इसमें रीजन्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपको लिखना था, इसका कारण भी देना था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सरकार बचाने उसकी मजबूरी होती है। गवर्नमेंट में चूंकि कोलिशन अगर है तो उसके कारण ही गवर्नमेंट चल रही है, तो कई जगह पर जो है कंप्रोमाइज करना होता है। तो जो कि पिछले बार की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उसमें भी वो पूरा देखा गया था 2004 से 2014 तक किस प्रकार से कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण जो है कई सारे डिसीजन जो है पीएम नहीं ले पाते थे, कई सारे करप्शन के भी एलिगेशंस लगे और कई सारी चीजें थी। तो उसका क्या कंपल्सन होता है, क्या होता है, वो कारण इसमें लिखना था। इसी के और में था कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन गवर्नमेंट एट द सेंटर द गवर्नर्स आल्सो चेंज। जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर भी नॉर्मली बदल दिए जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है गवर्नर का क्या रोल होता है इन इंडिया एज ए लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, वो लिखना था। कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन। तो गवर्नर बेसिकली गवर्नर के रोल के बारे में था कि जब भी सरकार चेंज होता है गवर्नमेंट में तो गवर्नर बदल दिए जाते हैं। तो क्या गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से कोई काम कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिंक की तरह काम करते हैं उसका क्या रोल होता है, तो गवर्नर हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए भी है, गवर्नर। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था, बिसाइड्स बीइंग ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड था। लैंग्वेज हैज आल्सो बीन इफेक्टिव एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इन लाइट ऑफ दिस एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि 1956 से ही लैंग्वेज के आधार पे कई स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया था। तो पहले तो ऐसा माना जाता था कि लैंग्वेज है इट इज जस्ट ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन अब लैंग्वेज के आधार पे पॉलिटिक्स भी होती है, लैंग्वेज के आधार पर कई सारे स्टेट्स का भी गठन हुआ था। तो उस आधार पर ये एनालाइज करने बोल रहा है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का क्या होता है, उसके बारे में लिखिए। इसके और में भी था, दोनों में से कोई एक ट्राई करना था। राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल and constitutional changes in J&K, Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370। Article 370 के एब्रोगेशन के बाद जो है किस प्रकार का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में आपको ऐसे लिखना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है काफी करंट रिलेटेड होते हैं पॉलिटी के, और उसमें से आपको पहला क्वेश्चन तो काफी स्टैटिक कह सकते हैं जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आता है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कोलिजियम की बात हो या आर्टिकल 32 हो। लेकिन जो फुल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं करंट का भी डायमेंशन डालना होगा। जैसे रोल ऑफ गवर्नर है जो आप पढ़ते आए हैं डिफरेंट गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स में, तो जो आर्टिकल 153, 154, 155 ये सब जितने भी गवर्नर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें है कि कुछ आपको करंट का भी पॉइंट डालना होगा जो करंट में चल रहा होता है। बेसिकली माना जाता है कि किसी भी क्वेश्चंस में आप आंसर्स में जब आप उसका आंसर करते हैं क्वेश्चन का, तो जब आप करंट का एंगल डालते हैं, कुछ एग्जांपल्स डालते हैं, तो काफी अच्छा उसका आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग अब 69 का एनालाइज करते हैं। 69 में भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पिछले 3 साल से जैसे पूछा जा रहा है, तो 69 में भी उसी तरह से पूछा था। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि 1973 से जो केशवानंद भारती केस था वहां से ये कंसेप्ट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के रिगार्डिंग ये पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। सेकंड इसमें शॉर्ट नोट्स में था, इज रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जस्टिफाइड, कमेंट। ये अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो दिया गया था प्रोबेबली आर्टिकल 103 से,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 से, तो उसमें क्या ये जस्टिफाइड है, इसके बारे में आपको डिटेल में रीजन देना होगा। फिर अगला क्वेश्चन था क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा 368 आर्टिकल कहता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया था। अगला शॉर्ट नोट्स में था प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल किस तरह से जो है ये ब्लूप्रिंट है अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए हर वर्ड इसका, कि किस प्रकार से संविधान में जो भी चीजें अंदर में लिखी गई है, भले वो फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो या दूसरा कोई संविधान का फीचर हो, उस पूरे फीचर का क्रक्स जो है आपके प्रियम्बल को माना जाता है। वो एक तरह से पूरे संविधान का एक तरह से लाइट हाउस होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। तो इसी चीज को आपको अच्छे से इसमें लिखना होगा। तो बेसिकली आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए अच्छे से, जिसको आप अच्छे से कुछ जो भी सेंटेंस है उसको अच्छे से लिख पाए। कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी से रिलेटेड। हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, डिस्क्राइब इस चीज को। चूंकि कास्ट सेंसस चल रहा था उस समय, काफी जोर पे था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी ये काफी रिलेवेंट है, ये पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप। इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जो है क्या संबंध होते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पीएम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट और पीएम के बीच जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको जिक्र करना था। किस तरह से ओवरऑल जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन रियल सेंस में जो एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। तो वो चीज को संवैधानिक तौर पे प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उनके बिना सील और स्टाम्प के कोई भी एक्ट जो है, बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी किस तरह से हर डिसीजन जो है पीएम लेते हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से जिक्र करना था। इन सब चीजों में आपको, हमें लगता है आर्टिकल जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आप कोट जब करेंगे अलोंग विद द आर्टिकल, तो ये काफी आपका आंसर इफेक्टिव होगा। ठीक है। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, किस तरह से इनका जो है रिलेशनशिप चेंज हो रहा है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वो बताना है। इसी के और में था कि इंडियन फेडरलिज्म जो है किस प्रकार से फंडामेंटली रूटेड इनटू सिमुल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड एंड embrace of state-based cultural diversities and a commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of the Indian model of federalism in the light of the above statement. फेडरलिज्म के बारे में, जैसे जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर और यूएसए का जो है, इस अगर आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से पता है तो आप जो है इस आंसर को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से डील कर पाएंगे। अगला था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, हमेशा से ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, कोलिशन पॉलिटिक्स या सिंगल पार्टी गवर्नमेंट इस तरह का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली, इसके बारे में लिखना था कि नेशनल मतलब जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है उसका अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेशनल इंटरेस्ट को किस प्रकार से ये जो है पूरा कर सकता है, उसका क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा कोलिशन पॉलिटिक्स का, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना था। और इसी के और में था कि द लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज एंड द सिटी इंस्टीट्यूशंस विद द एग्जांपल्स फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल बिहार। जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है या पंचायती राज होती है, वो जो है किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट चलाती है, किस तरह से उसको मजबूत करती है, उसको आपको इवेलुएट करना था। तो ये चीज जब तक आपको आर्टिकल्स 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73, 74 अगर अच्छे से आपको नहीं पता होगा, फ्रॉम आर्टिकल 243 ए से ओ तक है, फिर सेकंड जो है आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक है, तो ये चीज आपको क्लियरली याद होना चाहिए। अगला चलते हैं हम लोग 68 बीपीएससी का देखते हैं। शुरू पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह जो है 3 बार से 68 से ही बेसिकली ये शुरू किया था शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा था रीजनल पॉलिटिक्स,
बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा से पूछेगा ये और इम्पोर्टेंट रहा है। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इन इंडिया, एक्सप्लेन। इसमें बिहार का भी कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से कई सारी जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अपना रोल प्ले करता है। कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे अभी तो हालांकि उड़ीसा वगैरह था या फिर तेलंगाना, जहां से हमेशा रीजनल पार्टी जीतती थी, लेकिन इस बार बीजेपी उड़ीसा से जीती है। तो उस प्रकार से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां से रीजनल पार्टीज हमेशा लोकसभा में भी जीतती थी। तो किस प्रकार से वो जो है नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अपना रोल प्ले करती है, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद अगला शॉर्ट नोट्स में था द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ठीक है, अगला चलते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में था, जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कई सारे जुडिक्शंस होते हैं, वो चीज आपका नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। फिर अगला इसमें चलते हैं, बिहार हैज विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डिकेड्स। किस प्रकार से बिहार ने अपने पॉलिटिकल कल्चर में लास्ट डिकेड में जो इम्प्रूवमेंट विटनेस किया है, इसके बारे में एग्जांपल के साथ किस तरह से लोग जो है अब कास्ट वगैरह से ऊपर उठ के वोट करते हैं। कई सारे नई जो है चीजें डेवलप हुई है, कई सारी नई पार्टीज आई हैं, इसमें कई सारे जो है जो पहले से जो ट्रेंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता था उसमें किस तरह से चेंजेज आया है। तो ये पॉलिटिकल कल्चर में हर चीज आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें 68 में पूछा था, पारामाउंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइन्ड इन जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल आपको पता होगा 5 जोनल काउंसिल होते हैं हमारे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल इन द कंट्री। ये नेशनल इंटरेस्ट में किस प्रकार से जोनल काउंसिल जो है इसका क्या महत्व है नेशनल इंटरेस्ट में, इसके बारे में लिखना था। एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर एंड वर्किंग ऑफ द जोनल काउंसिल। अपने इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, क्या कमी है इसमें उस कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रो एंड कॉन्स आपको दोनों लिखना बेसिकली पड़ेगा इसमें। वर्क ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, वो आपको लिखना है। अगला है कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, देयर इज ए चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड्स। किस प्रकार से कास्ट जो है इंडियन पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले करता है और किस प्रकार से पिछले एक डिकेड में जो है इसमें कई सारे परिवर्तन भी आए हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आया है, इसी के बारे में आपको लिखना था। इसमें लिखा है कि डज द लॉजिक ऑफ द डेवलपमेंट सबसाइड द कैरेक्टर ऑफ कास्ट। क्या अब जो डेवलपमेंट का जो लॉजिक है, जो पहले कास्ट बेस्ड जो एक कैरेक्टर होता था कि जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट के पॉलिटिकल पार्टीज या उसको वोट करेंगे, अब वो चीज बदल गया है कि नहीं, हम डेवलपमेंट देखेंगे किसी भी कास्ट का हो कुछ भी हो। तो इसके बारे में आपको विथ एग्जांपल्स विथ रीजंस जो है जस्टिफाई करना था, इस क्या कारण है, कारण सहित। तीसरा क्वेश्चन जो था 68 बीपीएससी का, उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा था। इलेक्शन कमीशन हैज प्लेड ए मेजर रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस, सही है। क्रिटिकली एग्जामिन्स इट्स रोल इन मेकिंग द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ओवर द डिकेड्स। क्रिटिकली एग्जामिन करना था कि सीआई ने किस तरह से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में अपना रोल जो है अदा किया है, उसके बारे में आपको लिखना था। कंप्लीमेंट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन एरा। जो टीएन सेशन थे उनके प्री एंड पोस्ट, उनके एरा में क्या था, अब क्या है, उसके बारे में क्या चेंजेस आ गए हैं पहले की अपेक्षा, उसके बारे में लिखना था। सेशन से पहले और सेशन के बाद का क्या है उसके बारे में। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इसमें। तो इलेक्शन कमीशन भी एक आपको महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार हो जाता है, क्योंकि ये चूंकि इलेक्शन ईयर भी है, भले ही अभी चुनाव के बाद ही मेंस होगा, लेकिन फिर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अगला था डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 आपको करना होता है। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन हो गए, पार्लियामेंट से रिलेटेड दोनों, लोकसभा एंड राज्यसभा हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, जुडिशरी हो गया, तो ये सब काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। उसको आप हमेशा से जो आप पढ़ते हैं ट्रेडिशनल वे में, इसको तो अच्छे से आप प्रिपेयर रखेंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं 67th बीपीएससी में। 67th बीपीएससी और उससे पहले के जो भी था, तो उसमें इस तरह से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में नहीं पूछे जाते। तो उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होता था, उसमें 3 करना होता था और कोई भी 3 उसमें आप कर सकते थे। तो पहले का एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, पहले भी क्या पूछता था, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होता है।
तो इंडियन पार्लियामेंट जो है इट इज नॉट ए सॉवरेन लेजिस्लेचर, जो जैसे यूएस में होता है, सॉरी यूके में होता है कि पार्लियामेंट सॉवरेन होता है। इवन संविधान वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके में अनरिटन बोला जाता है। तो वहां पे सोवरेन पार्लियामेंट होता है, जो पार्लियामेंट बना दिया, लेजिस्लेचर बना दिया, वही वहां का एक तरह से संविधान हो गया। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है, यूएसए में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपको, और संविधान के अनुसार ही पार्लियामेंट को भी चलाना होता है। तो वही कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट not unlimited powers, means it's a limited powers. Comment and highlight as to why the Indian Parliament जो है can't be equated with its British counterpart, वही चीज। तो इसमें आप लिखेंगे हर चीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है किस तरह से वहां से डिफरेंट होता है। इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे यूएसए का होता है उस तरह का भी नहीं है, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जो भी चीज लेजिस्लेचर पास कर दे वो वहां का संविधान हो जाएगा। तो दोनों के बीच में है हमारा, तो इस चीज को आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन था प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में हमेशा से कुछ ना कुछ जो है, जो डिफरेंट पार्टीज रूलिंग स्टेट्स होते हैं और उससे अगर डिफरेंट कोई पार्टी सेंटर में रूल करती है, जैसे आम आदमी पार्टी का हम लोग एग्जांपल देखे थे कई सालों तक कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम रूल कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट बीजेपी की रूल कर रही थी। तो किस प्रकार से काफी जो है वहां पे हमेशा से विवाद चलता रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस साल भी पूछा गया था 67 बीपीएससी में। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे विथ रेफरेंस टू बिहार। यहाँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि पूछा है तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड इन ट्यून विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में कि कोऑपरेटिव अगर फेडरलिज्म हो तो किसी भी गवर्नमेंट पार्टी की गवर्नमेंट हो सेंटर में या स्टेट में तो किस प्रकार से आप दोनों मिलकर चला सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा से ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, पॉलिटी में कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसको आप एक अच्छे से बना के कलेक्शन उसको याद रखें आप। तीसरा था कि अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। फेवरेट इसका क्वेश्चन है बीपीएससी का, रीजनल पार्टीज के बारे में हमेशा पूछता है। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल जो है पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है वो रीजनल एस्पिरेशंस को एक तरफ और दूसरी तरफ नेशनल यूनिटी को जो है सेटिस्फाई करने में वो सही रहती है, बैलेंस करने में उस चीजों को। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार इसमें अपना रोल अदा करती है, एक तरफ वो अपनी रीजनल एस्पिरेशंस को भी करे और दूसरी तरफ जो है नेशनल यूनिटी की भी चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखें। तो आपको अपने सपोर्ट में यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। चौथा इसमें था कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसा आपको पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट मिनर्वा मिल केस 1980 से क्लियर हो गया था। जो पावर इसको मिला था जुडिशियल रिव्यू का, उस समय से जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? एग्जांपल्स के साथ देखिए। तो इसमें आपको मिनर्वा मिल केस और कई सारे केसेस का जिक्र कर सकते हैं जिसमें जुडिशियरी ने किस प्रकार से एक्टिविज्म दिखाते हुए कई सारे जो प्रोविजंस थे जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया था। जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के केस में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी के पार्ट में इंटरवीन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको हेम्पर कर रहा है, तो उसके कारण उसने इसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो इसमें प्रो एंड कॉन्स में आप दोनों चीज लिखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज है या एग्जांपल्स के साथ है, तो इसमें आपको बैलेंस्ड वे में लिखने के लिए आपको पॉजिटिव पॉइंट्स तो उसके सपोर्ट में, फिर अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट है, क्रिटिसिज्म पॉइंट्स है तो उसका भी कुछ देना चाहिए, और लास्ट में सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ अप्रोच देना चाहिए जिससे कि आपका आंसर काफी बैलेंस्ड होगा। 66 का भी देख लेते हैं, 66वें बीपीएससी का भी। 67 और से पहले या 67 के साथ जो है थोड़ा क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही इधर से काफी डायनेमिक इन नेचर हो गया, करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया। करंट अफेयर का पार्ट पहले भी होता था लेकिन अब थोड़ा सा जो है उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो 66 में था कि रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कांट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली नॉट लिसनिंग। वही चीज हो गई कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होते हैं, तो जैसे कि फैमिली में बोला जाता है कि कोई ओल्ड मैन है वो ओवरऑल हेड तो है, लेकिन
अगर कोई उनके बच्चे नटखट हैं, कुछ हैं, तो वो उनकी नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी टाइप करते हैं। तो उससे रिलेट करते हुए यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भले ही प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो पीएम होते हैं। तो उसी चीज को आपको अच्छे से इलाबोरेट करना था अलॉन्ग विद आर्टिकल्स। पूरा आर्टिकल इसमें आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से उसको लिख पाएं। और कई सारे प्रोविजंस दिखाएंगे कि किस प्रकार से कोई एक्ट अगर पास हो गया या कोई सजेशन दे रहे हैं, या फिर एक बार अगर आप यूज किए हैं सस्पेंसिव वीटो, दूसरी बार जा रहा तो किस प्रकार से प्रेसिडेंट को करना ही होता है। तो ये सभी चीजों को अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स, डिफरेंट प्रोविजंस आपको लिखना पड़ेगा। अगला है सेकंड, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फेडरल स्ट्रक्चर है बिल्कुल यूएस की तरह नहीं है। यूएस में जो है जैसे दोनों का सिटीजनशिप लेना होता है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, या इस तरह से चीजें बटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। तो इस चीजों को आपको, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, इसके बारे में थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। खास करके इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस होती है, जो कई सारे आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 249, 252, 253, 352, 356, इन सब चीजों का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें आप ये शो कर सकते हैं कि किस तरह से संविधान जो है सेंटर को कई सारे स्पेशल केसेस में फेवर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देती है। तो इन सब चीजों का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। किस प्रकार से अनइवन डेवलपमेंट जो है इंडियन स्टेट्स का एक सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स किया है, इसके बारे में आपको एनालाइज करके लिखना होगा, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। फिर है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। किस प्रकार से डिफरेंट रीजन से और हर रिलीजन के, रीजन के, कल्चर के तरह से लोग आते हैं पार्लियामेंट में, और एक नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है। कई सारी ट्राइबल्स जो है वहां से आते हैं। तो इन सब चीजों को क्या क्या उनको पावर दिया गया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में अभी तक आर्टिकल 370 के तौर पे भी दिया गया था, हालांकि अभी तो हटा दिया गया है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से जिक्र करके जो डिफरेंट प्रोविजंस है उसको दिखा सकते हैं, किस तरह से पार्लियामेंट जो है एक इफेक्टिव फॉरम है नेशनल इंटीग्रेशन का। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 65th बीपीएससी में। 65th बीपीएससी में था कि एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन बैक बाय अनदर हैंड। मतलब फंडामेंटल हमारा संविधान जो है आपको एक तरफ, एक तो आपको संविधान फंडामेंटल राइट देता है और दूसरी तरफ से उसे वापस ले लेता है। मींस बेसिकली एक तरह से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके बारे में जिक्र है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स में है आपको बहुत सारे राइट दिए गए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको करना है, इसका अच्छे से आपको इसमें लिखना था। फिर है कि इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ। जैसा कि हम लोग यूके के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे, सेम चीज रिपीट किया। मीन्स किस तरह से क्वेश्चन रिपीट करता है ये आप देख सकते हैं। एनालिसिस करने का यही एक मेन मकसद है कि क्वेश्चंस काफी रिपीटेटिव होते हैं और एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं, एक बेसिक एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो इजिली आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। दिखा सकते हैं इसमें किस प्रकार से हमारा जो है संविधान, पार्लियामेंट जो है एक नॉन सोवरेन लॉ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि संविधान आपका यहाँ सर्वोपरि है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पार्लियामेंट को एक्ट करना होता है। अगर कोई पार्लियामेंट कोई इस तरह का प्रोविजन बनाता है जो कि लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उसको जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकता है, जो जुडिशियल रिव्यू के तहत। इस तरह की चीजें आप अच्छे से इसको डिफरेंट आर्टिकल्स को कोट करते हुए, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए लिख सकते हैं इसको, और उस स्टेटमेंट को आप इवैल्यूएट इस तरह से कर सकते हैं। अगला है इसमें, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है वो नेशनलिस्टिक ना होकर कोई इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब कई सारी पार्टी ऐसा है जो कि एक इंडिविजुअल के नाम पे चल रहा है। कहीं किसी भी आप पार्टी का नाम उठा लीजिए, किसी एक या दो व्यक्ति के नाम पे पूरा पॉलिटिकल पार्टी जो वो चल रहा है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना था। खास करके यहाँ पे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो उस चीज को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें नाम डायरेक्ट लिखना उचित नहीं होगा, किसी भी पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वो बता सकते हैं। चौथा है, अगला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है हमें लगता है 3 या 4 साल में एक बार पूछा है, पिछले 10 साल में शायद एक बार पूछा है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको आप दूसरे आंसर में भी यूज कर सकते हैं।
डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार में किस तरह से ई गवर्नेंस जो है ये किया है। कई सारे जो आपकी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो गई है। गवर्नेंस का जो तरीका है, अब आपको आवेदन लेके ऑफलाइन माध्यम से हमेशा ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। कई सारे सर्विसेज जैसे जातीय, आवासीय, कई सारे दूसरे भी सर्विसेज हैं। अगर आप कोई कंप्लेन भी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कई सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक साल और पीछे 64th का देखते हैं एनालिसिस, क्या क्वेश्चंस था। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इन इट्स प्रियम्बल, देखिए प्रियम्बल एक बार भी और भी पूछा था, यहाँ भी फिर से रिपीट किया इसने। प्रियम्बल दैट इंडिया शैल बी ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन। जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसको इन्फोर्स करने का, तो आप इसमें कई सारे आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में कई सारे आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे जजमेंट्स हैं जिसको कि आप इसमें कर सकते हैं। कई सारे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था उससे जो आपका सेकुलर वर्ड, ये सब यूनिटी वर्ड ये जोड़ा गया था, तो इस सब चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स बता सकते हैं, तो जिससे कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी पॉलिटी बेस्ड और इन डेप्थ में दिखे। कुछ एग्जाम्पल्स का भी आप जरूर जिक्र कर सकते हैं इसमें। फिर है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोल ऑफ गवर्नर। आई थिंक पिछले 5 साल में जो अभी तक एनालाइज हम लोग किए, 6 साल का 2-3 बार पूछ चुका है। इन द बिहार पॉलिटिक्स इन इंडिया, particularly in Bihar, state politics in India, particularly in Bihar, is he a mere puppet? तो यहाँ पे खास करके गवर्नर का रोल के बारे में आपको लिखना है और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखना है। तो पहले तो आप जनरलाइज वे में लिखेंगे कौन सा आर्टिकल्स है, क्या क्या रोल होता है गवर्नर का। जैसे प्रेसिडेंट का जो है सेंटर लेवल पे, उसी तरह से गवर्नर का स्टेट लेवल पे है, उसको अलॉन्ग विद द आर्टिकल आप मेंशन करेंगे। और क्या ये सिर्फ एक मुखौटा होते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन आपको इसमें अप्रोच कोई डायरेक्ट यस या नो नहीं लिखना है, एक बैलेंस्ड वे में लिखना होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग चलते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए रिसेंट फिनोमेना इन द इंडियन गवर्नेंस, कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। जो कई सारी बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजों में डायरेक्ट पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्ट किया है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। कई सारे लॉ जो जैसे आर्टिकल 142 इनको पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को इस चीज में कि किसी चीज के बारे में लेजिस्लेचर से रिलेटेड अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को लगती है कि ये रूल होना चाहिए या इस तरह का लॉ होना चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि इस तरह का आप लॉ बनाइए, इस तरह का रूल बनाइए। तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इसमें ये सवाल पूछा गया है कि किस प्रकार से जो है जुडिशियल एक्टिविज्म जो है एक रिसेंट फिनोमेना हो गया है और इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्योंकि एक लेवल से ज्यादा जब जुडिशियल एक्टिविज्म जब दिखाने लगती है जुडिशरी, तो कहीं ना कहीं ये रोल जो है एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो वो आप चूंकि, लेकिन तीनों का जो है एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे तीनों को रखा गया है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उस चीज को आप ये दिखा सकते हैं कि एक दूसरे की न्यूट्रलिटी जो है इसके कारण कहीं ना कहीं भंग होती है। आगे है टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई है, वो एक तरह से श्राप है। कैसे है? एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार में दिखा सकते हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाने के कारण सरकार को, अगर मान लेते हैं कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है। उसके लिए कई सारे उसको गवर्नमेंट बचाना और गवर्नमेंट को सेव करना ही टॉप प्रायोरिटी हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख चुके हैं 2004 to 14, इस तरह से बिहार के भी कॉन्टेक्स्ट में लगातार हम लोग कोट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें किसी पार्टी का नाम लेके हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए अब लोग 63rd का एक बार देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। आई थिंक सेकंड या थर्ड बार पूछा है पिछले 7-8 सालों में, ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सबसे अच्छी बात बीपीएससी की है, या कमजोरी कह लीजिए, या वो जो भी कहना है, कि इसमें क्वेश्चंस काफी रिपीटेटिव होते हैं और कई सारे क्वेश्चंस, अगर आप 15-20 क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार किए हुए हैं तो आप आई थिंक बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। उसको आप किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो रेंज चूंकि वही रहता है, आप इजिली बना सकते हैं। उसी प्रकार से पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो पूछा है। फिर व्हाट पर्पसेस डज द इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड, ये करंट अफेयर का कुछ पॉइंट घुसा देता है उसमें। सेकंड है कि डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरली रिजॉल्व्स अराउंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स।
rather than स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स डिस्कस विथ रेफरेंस टू बिहार, कि जो है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हो गया है, कास्ट बेस्ड या कुछ दूसरी चीज पे आधारित नहीं है, तो ये हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अगला है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम्स। जैसा कि हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये भी रिपीटेटिव है कि किस प्रकार से जो है ग्रोइंग रीजनल पार्टीज जो है वो इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स में जो है उसका बहुत सारा इम्प्लीकेशंस होता है, क्या होता है, वही चीज आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, काफी स्टैटिक पार्ट है, इस चीजों को आप अच्छे से तैयार करें। क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग केशवानंद भारती केस वो बता रहे थे 1973 का, उसको आप अच्छे से कोट कर सकते हैं एज एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिफ्थ है कि काफी स्टैटिक था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैव ऑलवेज बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन, चूंकि इसमें शेयर करना होता है फंड को या किसी भी स्कीम को चलाने के लिए बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। अगर नॉर्मल स्टेट्स है तो 60-40 का, और अगर कोई पहाड़ी स्टेट है, माउंटेनस हिली एरिया वाला स्टेट्स है तो 90:10 का, 90 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 जो है उस स्टेट को देना होता है। तो ये एक हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसी के बारे में कुछ रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग और पीछे चलते हैं 60-62, उसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो डीपीएसपी से यहाँ पूछा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट मेयर बायस डिक्लेरेशन बट जो है क्लियर डायरेक्शन है फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि किस प्रकार से डीपीएसपी जो है सिर्फ कोई डिक्लेरेशन नहीं है बल्कि एक स्टेट पॉलिसी को गाइड करने का एक गाइडेंस है, एक माध्यम है, इसी के बारे में आपको लिखना था। तो इसमें जो आपको एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था या जो भी स्टैटिक चीजें हैं वो लिखिए। उसके बाद इसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स है, रिलेवेंट आर्टिकल्स है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसको लिख सकते हैं। फिर आप इसके वायलेशन में अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करती है तो डायरेक्ट आप कोर्ट जो है नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप इसमें अच्छे से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न था, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व, इज इट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। ये काफी उस समय का, चूंकि इलेक्शन का टाइम और जो काफी चर्चा में जो चीजें चलती थी उससे रिलेटेड पूछा है। तो इसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि ऑप्शंस है आपके पास, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आप अच्छे से करें। कुछ ऐसा क्वेश्चन ना उठा लें कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का वो आपने लिखा और एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी चीजें हैं वो आपसे डिफर कर गया, तो फिर वो मार्क्स देगा नहीं आपको। तो इसमें काफी ऐसा क्वेश्चन का आप सिलेक्शन करें जो कंट्रोवर्शियल आपका आंसर नहीं हो सकता है या जिसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच आप रख सकते हैं। क्योंकि इस तरह के बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि कई सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर आप डायरेक्ट एक अप्रोच ले लिए और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिफरेंट है तो वो आई थिंक बैकफायर कर जाएगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगला इसमें देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, एग्जामिन देयर रोल इन इट। काफी स्टैटिक पार्ट है, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स और उसका क्या रोल है। आई थिंक ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी है, तो इस सब चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है कि डिस्कस द पावर्स एंड एक्चुअल पोजीशंस ऑफ द गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। ये कई बार पूछा है, गवर्नर का क्या रोल है बिहार पॉलिटिक्स में खास करके। तो अभी तक जो एनालाइज किए हैं तो उसमें एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो एरिया है क्वेश्चंस का फ्रेम करने का, वो आई थिंक काफी आप गेस कर सकते हैं। और जब इसके आप सिलेबस में जाएंगे, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे 71 में क्या पूछा जा सकता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सिलेबस एक लाइन का है इसका। पॉलिटी देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, सिलेबस जो है पॉलिटी का बोलता है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बस पॉलिटिकल सिस्टम, अब इसमें हर चीजें आ जाती हैं। तो 10 साल के जो एनालिसिस है उस आधार पे अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ एरिया है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं जहां से कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं और जहां से क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं जिसका आंसर, तो आप इजिली 3 क्वेश्चन तो इजिली कर ही देंगे। तो एक तो रीजनल पार्टीज के बारे में हमेशा से ये पूछता है कि क्या इसका रोल होता है, क्या प्रो एंड कॉन्स है, उसको तैयार कर लें। दूसरा है कि कोalition गवर्नमेंट, आई थिंक 3 या 4 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछा है या आपके फुल फ्लेज 38 मार्क्स में पूछा है पिछले 10 साल में। तो इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या निगेटिव्स हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर गवर्नमेंट अगर जो है सिंगल पार्टी के द्वारा रूल की जाती है तो उसके क्या पॉजिटिव्स निगेटिव्स हो सकते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी रहा था जिसके कारण उनको हटना पड़ा था। तो डिफरेंट जो आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो तो आर्टिकल 52, 53, 54 से लेके 61 तक उसको हटाने का, फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो तो आर्टिकल 63, 67 ये सब अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर उसी तरह से गवर्नर का भी जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है उसमें, किस प्रकार से वो जो है अपना काम सही से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसको प्रो एंड कॉन्स अच्छे से देख, क्या लिमिटेशंस हैं उसके, उन सब चीज़ों को देख लें। फिर उसी तरह से पावर ऑफ जो है, क्या पावर होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, या डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर है इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि हम लोग ने देखा था अभी यूके से रिलेटेड जो है बोला जाता है कि नॉन सोवरिन मतलब सोवरिन नहीं है बिल्कुल, जिस तरह से यूके का होता है। तो क्यों नहीं होता है, उस तरह का क्वेश्चंस 2-3 बार पूछ चुका है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ जो है डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे प्रोविजन है, उसको याद रखें, क्योंकि बहुत सारा ये आपको स्टैटिक पार्ट अलॉन्ग विद द आर्टिकल अगर होगा तो कई सारे आंसर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड कई बार पूछा है, सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होते हैं, जो जुरिस्डिक्शंस होते हैं, उसको आप अच्छे से करें जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। उसके बाद जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 78 में हमने देखा था कि आर्टिकल 32 को डायरेक्ट कोट कर दिया गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी तरह से डिफरेंट जो दूसरे आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 142, ये सब को अच्छे से याद है, आर्टिकल 368, ठीक है। इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं उसको आप ध्यान में रखें, 73rd, 74th, 101, 102, 103, ये सब चीज़ की रिसेंट फिनोमेना है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। इनफैक्ट 99, 100 वो सब याद रखें, 86th, ठीक है, 91st, 92nd, जितने भी हैं जो मेन होते हैं 10-12 हैं, उसको आप अच्छे से याद रखें। जनरल काउंसिल्स के बारे में 2 बार पूछा है, 1 या 2 बार, उसके बारे में अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। जुडिशियल रिव्यू बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इन सभी अगर आप पॉइंट्स को तैयार रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इन सब अगर पॉइंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो कई सारे आंसर्स में ये आपका यूज हो जाएगा। और जब आपके आंसर्स में कई सारे ये अच्छे से आप यूज करेंगे अलॉन्ग विद डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, या फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो वो आपके आंसर का जो वेटेज है काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी अच्छा आंसर आपका हो जाता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। यही स्ट्रेटजी बेसिकली मैंने भी अपनाया था। तो यही था आज का डिस्कशन। इसको आप लोग अच्छे से एक एनालिसिस के आधार पे कुछ अपना भी तैयार कीजिए, आंसर्स को इनरिच कीजिए, डिफरेंट करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जाम्पल्स अगर मिलता है तो जो आपने स्टैटिक बनाया है उसमें उसको रख के वहीं पे ऐड करते चलिए, उसको इनरिच कीजिए और कई बार लिखिए उसको, जब तक कि आपको लगे ना कि ये मेरा आंसर बैलेंस्ड हो गया है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू।